मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब सकुशल होंगे। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में अपन ने अपना टॉपिक स्टार्ट कर रखा था समास। समास में अपने अवयवी भाव समास पढ़ लिया था और तत्पुरुष समास के जो अपन ने 6 भेद डिवाइड किए थे उनमें से अपन ने कर्मधारय समास को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो तत्पुरुष समास के जो 6 भेद थे, विभक्ति अर्थात परसर्ग, कारक चिन्ह, उनके आधार पर अपन ने तत्पुरुष समास के 6 भेद बनाए थे। ओके, पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। अब हमने कर्म तत्पुरुष क्लियर कर लिया था। इसके बाद देखिए करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुकी थी कि तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद, अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, और इस समास में जब समस्त पद बनाते हैं उस समय जो कारक चिन्ह या परसर्ग होते हैं उनका लोप हो जाता है। ठीक है, इस समास में जो कारकों की विभक्ति, जिनको हम क्या कहते हैं, परसर्ग या कारक चिन्ह भी कहते हैं, वो इसमें लोप हो जाते हैं समस्त पद करते समय। और जैसे ही हम उसको समास विग्रह करेंगे तो वो विभक्तियां हैं जो परसर्ग हैं वो अपने सामने आ जाते हैं। या पढ़ चुके थे। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए करण तत्पुरुष। करण आपने देखा भी होगा, कारक पढ़े हुए हैं आपके। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान संबंध अधिकरण, यही होते हैं। अब देखिए करण का विभक्ति चिन्ह अर्थात कारक चिन्ह या परसर्ग कह सकते हैं हम। तो करण का परसर्ग क्या होता है, से या द्वारा। भाई किस से, जैसे कोई साधन होता है ना, इसके रूप में, या फिर किसी भी चीज़ से हम परिपूर्ण हैं। भाई क्या है वो, जिससे, अर्थात करण तत्पुरुष में देखिए समस्त पद मैंने लिया, एक समस्त पद रेखांकित, रेखा से अंकित। ठीक है, अब देखो रेखांकित, जब मैंने समस्त पद लिया तो क्या आया था मेरे पास, रेखांकित। अब मैंने इसको तोड़ा, रेखा से अंकित। तो ये जो से विभक्ति है ये क्या है, कारक की विभक्ति कहलाती है, या फिर परसर्ग कह सकते हैं, कारक चिन्ह भी कहते हैं। ये जब मैं इसका समास विग्रह करूँगी तो ये सामने आ जाती है। और जब इसको मैं समस्त पद बनाऊँगी अर्थात एक सामासिक पद बनाऊँगी तो ये जो कारक चिन्ह हैं, ये जो परसर्ग है, ये खत्म हो जाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब देखो, कर्ता ने कर्म को करण से, किससे, करण से, अर्थात अलग होने के योग में इसका प्रयोग करते हैं। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, अर्थात जो उसके रोग था उससे दूर, अर्थात जैसे इसको अलग करने की, रोग से पीड़ित, किससे, मतलब ये किससे हो रहा है, ये पीड़ित किससे हो रहा है, रोग से। हस्तलिखित, हस्त द्वारा लिखित या हस्तलिखित को हम हाथ से लिखा हुआ, अर्थात जो किससे, हाथ से, किससे, हाथ से, और हाथ द्वारा लिखित। गुणयुक्त, गुण से युक्त, मनमाना, मन से माना हुआ, सुरचरित, सूर द्वारा चरित, अर्थात सूर के द्वारा लिखित। ओके, बस इतना सा ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। आगे देखिए संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान का जो विभक्ति कारक विभक्ति चिन्ह है वो क्या होता है, के लिए, कि भाई किसके लिए, जो भी कुछ हो रहा है वो किसी के लिए होता है इसमें, कि किसके लिए। ठीक है, अब हम एक समस्त पद लेंगे, रसोई घर, रसोई के लिए घर, समस्त पद हमने लिया रसोई घर, इसका परसर्ग क्या आ गया, के लिए, यही हुआ। कारकों की विभक्ति हैं जो के लिए, वो हमारे सामने आ गया। अब इसको अगर मैं समस्त पद फिर से बनाती हूँ तो क्या आएगा, रसोई घर। और अगर मैं इसको समास विग्रह करती हूँ तो रसोई के लिए घर, किसके लिए, रसोई के लिए। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। ओके, कंप्लीट। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट है अपादान तत्पुरुष।
अपादान तत्पुरुष है से, जो मैं ऊपर देखो से पहले भी आया था, से करण, कर्ता ने कर्म को करण से अर्थात किस से, वो एक माध्यम बताएगा कि भाई से किस से। देखो रेखा से, किस से, रोग से पीड़ित, किस से पीड़ित है, रोग से पीड़ित। अच्छा, और इसमें जो से विभक्ति आ रही है वो क्या है कि देखो अपन ने लिया एक बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त अर्थात अलग होने के योग में, ये एक अलग होने के योग में होता है। अपादान और करण दोनों काफ़ी मिलते जुलते हैं, कंफ्यूज ना हो तो इन दोनों में देखो आप अलग अलग करें कि ऊपर वाला एक माध्यम बताता है कि किस से, ठीक है, और नीचे वाले अपादान तत्पुरुष में वो जो चीज़ है उससे पृथक होने के योग में, अलग होने के योग में। देखो जैसे एक मैं योग जो एक एग्जांपल लेती हूँ, रोग पीड़ित लिया मैंने, तो किस से पीड़ित, रोग से पीड़ित, ओके। अब इसी को मैं दूसरी तरफ देखती हूँ, रोग मुक्त, किससे मुक्त, रोग से मुक्त अर्थात यहाँ क्या होगा, अलग होने के योग में से का प्रयोग होगा, और यहाँ पे द्वारा के योग में अर्थात किसके द्वारा, किस से कर रहे हैं, एक तरह से माध्यम सा बताया जाएगा कि वो जैसे मैं कह दूं कि हाथ के द्वारा या हस्त द्वारा या रोग से पीड़ित, और नीचे जो अपादान तत्पुरुष है इसमें क्या होगा, किसी चीज़ से अलग होना, छत से नीचे, पेड़ से पत्ता गिरा, किससे, पेड़ से, अलग होने के योग में क्या, अपादान तत्पुरुष। अलग होने के योग में कौन सा तत्पुरुष आता है, अपादान तत्पुरुष। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, देश निकाला, देश से निकाला, देश से अलग हो रहा है, पथ से भ्रष्ट हो रहा है, धनहीन, धन से हीन, धन से दूर हो रहे हैं, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, और रोग युक्त मुक्त, रोग से मुक्त, ओके, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए संबंध तत्पुरुष बहुत ही इजी है, आपको पता ही है कि आपसी संबंध बताते हैं इसमें। राजपुत्र, राजा का पुत्र, क्लियर। गंगा जल, गंगा का जल, किसका जल, गंगा का जल, दोनों शब्दों में एक संबंध स्थापित होता है। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, किसकी दौड़, घोड़ों की दौड़। राजनेता, राज्य का नेता। यमुना तट, किसका तट भाई, यमुना का तट, संबंध बताता है इसमें, ओके। पवन पुत्र, पवन का पुत्र, ओके। नेक्स्ट देखिए अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण का अर्थ क्या होता है, आधार, में पेपर मतलब कोई भी एक आधार होता है, उसका स्तंभ होता है, उसके लिए अधिकरण तत्पुरुष। पेट दर्द, पेट का दर्द, आधार क्या है, पेट, और उसके अंदर दर्द, पेट का दर्द, समझ रहे हैं, ठीक है। स्कूटर सवार, स्कूटर पर सवार अर्थात वही चीज़ है जो मैं बता रही थी कि ये एक आधार बताते हैं, अर्थात उसका जो आधार है, अधिकरण है, जो चिंतामग्न, चिंता में मग्न, में पेपर इसके जो विभक्ति चिन्ह होते हैं। गृह प्रवेश, घर में प्रवेश, गृह में प्रवेश। दानवीर, दान में वीर अर्थात दान करने में वीर, वो उसका आधार है। नीति कुशल, नीति में कुशल, ओके। इसके बाद देखिए कर्मधारीय तत्पुरुष। अब ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य, एक विशेषण होता है, विशेषण आप जानते ही होंगे, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण, ठीक है। और जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेष्य, भाई जो विशेषता हो, देखो जो विशेषता हो, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो तो क्या है, विशेषण, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए, भाई दो ही चीज़ होते हैं, एक किसकी विशेषता बताई जा रही है, दूसरा कि क्या विशेषता बताई जा रही है, तो जो विशेषता है उसकी वो क्या है, विशेषण, ठीक है। और जिसकी बताई जा रही है वो क्या है, विशेष्य, या फिर उपमेय उपमान, जो चीज़ अपन हैं, जो उसकी वो जैसे विशेषण और विशेष है, उसी प्रकार से जिसकी विशेषता बताई जाए उपमेय, और जिसके बारे में बताया जाए उपमान, ओके, यहाँ तक क्लियर है।
इन दोनों का संबंध होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात इसमें भी कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा वाला उत्तर पद ही प्रधान होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ओके, विशेषण बताने वाला जिसकी विशेषता बताई जाए। भाई विशेषण क्या होता है, विशेषण होता है विशेषण बताने वाला, अर्थात जो विशेषता है वो क्या हो गया विशेषण, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। ओके, अब देखिए आप उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। नीलकंठ, मैंने एक समस्त पद लिया नीलकंठ, तो नील इसमें पहला पद है, पूर्व पद क्या है, जो नीला है मैंने क्या बताया था, जो मतलब जो उसकी विशेषता हो, तो इसकी विशेषता क्या है कि वो नीला है, नीला है ना, तो नीला क्या बन गया पूर्व पद, और पूर्व पद क्या हो गया विशेषण। भाई यही तो बताया था कि विशेषण क्या होता है, जो विशेषता हो, विशेषण क्या होता है जो विशेषता हो। ओके, तो यहाँ नीला क्या है विशेषता, और कंठ किसको बताया है, नीला क्या है, नीला कंठ है नीला। उत्तर पद क्या है, इसका मतलब विशेष्य क्या है कंठ, कि नीला कंठ को बताया जा रहा है, तो यहाँ कंठ क्या है उत्तर पद विशेष्य, और विशेषण पूर्व पद क्या है नीला। क्लियर, दोनों चीज़ समझ में आ गया। अब समास विग्रह इसका करेंगे। नीला है जो कंठ, अर्थात वह नीला है क्या, कि जो कंठ नीला है। ओके, इसके बाद काली मिर्च, काली पूर्व पद, भाई कैसी है काली, ये एक विशेषता ही तो है, काली नीली धोली ये सब, पीला हरा छोटा मोटा ये सब विशेषता में आते हैं, तो पहला पद क्या हो गया काली, क्या हो गया विशेषण, और मिर्च क्या है भाई जिसकी बताई जा रही है, कि काली किसको बताया जा रहा है यहाँ पे मिर्च को, तो काली है जो मिर्च, समास विग्रह करने पर क्या आएगा काली है जो मिर्च। क्लियर, बाकी आप ये जो 3-4 एग्जाम्पल और हैं इनको खुद भी करके देखेंगे। महान देव, महान ये विशेषता ही है, छोटा है बड़ा है महान है, और कौन देव, जो मतलब जिसकी बताई जा रही है वो क्या है, जिसकी बताई जा रही है वो विशेष्य। ओके, महान है जो देव। पीतम्बर पीला है जो अंबर, नील गगन नीला है जो गगन, अर्थात नील गगन। परमानंद परम आनंद, परम है जो आनंद। ओके, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद देखिए मैं जैसे पहले बता रही थी उपमेय उपमान, जिसकी तुलना की जाए। उपमेय किसकी, उपमेय क्या होता है जिसकी तुलना की जाए। भाई कोई भी चीज़ है जिसकी तुलना करें हम एक चीज़ से दूसरी चीज़, तो जिसकी तुलना की जाए वो तो उपमेय, और जिससे की जाए तुलना। भाई जैसे मैंने तुलना एक चीज़ की ली, मैंने मोहन की तुलना सोहन से की, तो मोहन क्या है, मोहन यहाँ उपमेय है, मोहन क्या है उपमेय, और मैंने सोहन के साथ उसकी तुलना की, तो सोहन क्या हो गया यहाँ उपमान। अर्थात दो चीज़ें ली जाएंगी और दोनों की एक से दूसरे की तुलना की जाती है, तो जिससे तुलना की जाए, जिससे की जाए वो तो उपमान, और जिसकी की जा रही है, जिसकी तुलना की जा रही है वो क्या है उपमेय। क्लियर, सेम वैसा ही है देहलता, देह, देह की हम तुलना कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं देह, किससे कर रहे हैं लता से, देह रूपी लता, तो यहाँ देह क्या है उपमेय और लता क्या है उपमान। अर्थात वही कहने का मतलब है विद्याधन, विद्या की तुलना किससे कर रहे हैं धन से, तो विद्या है ये उपमेय, और जो धन है वो क्या है उपमान। ओके, कि हम जिससे तुलना करते हैं वो उपमान, और जिससे कर रहे हैं, अर्थात जैसे मैंने बोला कि मुख चंद्र, तो मुख, मुख की कर रहे हैं ना हम, तो मुख क्या है उपमेय, और किससे कर रहे हैं चंद्र से कर रहे हैं, तो चंद्र क्या है उपमान। ओके, पुरुष सिंह है, पुरुष पुरुष की कर रहे हैं किससे सिंह से, पुरुष सिंह के समान पुरुष, अर्थात जो पुरुष है वो उपमेय और सिंह है वो उपमान। क्लियर, ऐसे ही चरण कमल, चरण की तुलना कमल से कर रहे हैं, तो चरण है उपमेय और कमल है उपमान। क्लियर, आगे देखिए बहुत ही इजी है द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, सबसे पहले ध्यान रखेंगे पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं।
और एक इसका सबसे मोस्ट रीज़न और है कि इसमें समूह या समाहार, समाहार समूह को ही कहते हैं, एक ग्रुप होता है कि पहला पद, आपको मेन चीज़ दो देखनी है कि पहला पद क्या हो, संख्यावाची, और दूसरी चीज़ आपको क्या देखना है कि एक समूह का बोध कराएं, अर्थात एक समाहार उत्पन्न करें, जहाँ वो संख्यावाची शब्द है वहाँ पे एक समूह का बोध हो। ठीक है, ओके। अब देखिए मैंने लिया सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया चौमासा। चौ क्या लिया मैंने, चौ। चौ क्या है, संख्यावाची शब्द है, 4। मासा, मासों का समूह। क्लियर कि पहला पद संख्यावाची होगा, बहुत ही ईजी है, और समूह या समाहार का बोध कराएगा। ओके। पंचवटी, 5 वटों का समूह। पंच, पहले तो अपने क्या देखा, संख्यावाची शब्द, उसके बाद वट, वटों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। त्रिरत्न, 3 रत्नों का समूह। पंजाब, 5 आबों अर्थात जल, जिसके पांचों तरफ जल हो। समूह तो हो गया 5 अरबों या जल का समूह। शताब्दी, सत का अर्थ होता है 100, अवधियों अर्थात वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह। ओके, यहाँ तक क्लियर, सबको समझ में आ रहा है? तो आज के लिए इतना ही। जो अपने कल बचे हुए समास हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।